राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का भले ही अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी दलों ने अपना अपना मिशन यूपी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में पहुंचे, वहां उतर गए। अयोध्या में उन्होंने अपने मिशन यूपी की शुरुआत कर दी। ओवैसी 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं। आज पहले दिन अयोध्या के रुदौली में ओवैसी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर कई बड़ी बातें कही। यूपी में मुसलमानों के हालात का जिक्र करते हुए ओवैसी ने तमाम सरकारों पर जमकर निशाना साधा। अयोध्या पहुंचने से पहले ओवैसी लखनऊ गए थे। यहां बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अपने तमाम समर्थकों के साथ ओवैसी की मौजूदगी में एआईएमआईएम में शामिल हुई। इस दौरान भी ओवैसी ने यूपी के मुसलमानों का जिक्र करते हुए बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी की सरकारों पर करारा हमला किया। ओवैसी ने कहा, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने ऐलान कर दिया उनकी पार्टी इस बार यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जरा सुनिए क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी। हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैदी हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। संविधान में इनको इजाजत है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अपने पुराने फॉर्म में ओवैसी दिखाई दिए हैं, अग्रेसिव। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी उसके दौरान एक पत्रकार के सवाल पर ओवैसी यहां तक कह गए, अब यूपी में उनका जनाधार बढ़ चुका है। वो पहले वाली बात नहीं है, बल्कि पत्रकारों से उनकी नोकझोंक भी हो गई। जरा देखिए। विपक्षी पार्टियां हैं, उनके पास संगठन है, समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी, कांग्रेस, जो भी है। आपको लगता है हमारे पास नहीं है? आपको लगता है हमारे पास नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं, आपको एक दिन हम अपनी गाड़ी में लेकर फिरेंगे। 10-15 जिला लेकर जाएंगे और आप थक जाएंगे, इतना फिरेंगे हम। आपको बताएंगे संगठन कहाँ है। बिल्कुल है संगठन। आप अगर आप बात कर एक मिनट, अगर आप बात कर रहे हैं 2017 की तो यकीनन मानता हूं, मगर पिछले 2.5-3 साल में मैं, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट शौकत साहब और तमाम जिम्मेदारान, डॉक्टर साहब हमारे उत्तरौला के कैंडिडेट हैं, उन सब ने बहुत से करीब 40 से 50 जिलों में संगठन को अच्छी तरह मजबूत किया है, बूथ लेवल तक बनाने की कोशिश की है। संगठन है। 5 साल पहले नहीं था, मैं मानता हूं उस बात को, मगर अब है। दरअसल आज अयोध्या के बाद अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे पर ओवैसी कल 8 तारीख को सुल्तानपुर और 9 तारीख को बाराबंकी भी जाएंगे। ओवैसी यूपी में अपना दमखम दिखाने की कोशिश ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। इससे पहले कई राज्यों में ओवैसी की पार्टी को मामूली ही सही लेकिन सफलता मिली है। अगर थोड़ा पीछे नजर डालें, पश्चिम बंगाल 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, 7 जीते। बिहार 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 जीते। महाराष्ट्र देख लीजिए, 44 पर लड़े, 2 जीते। तेलंगाना 8 सीटों पर लड़े, 7 ओवैसी जीते हैं। उत्तर प्रदेश पिछला चुनाव 38 पर लड़े थे, कोई सीट जीत नहीं पाए थे। लेकिन 2017 के बाद जो खुद ओवैसी दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब 2017 के चुनाव वाली एआईएमआईएम यूपी में नहीं रही, उसका जनाधार बढ़ चुका है। इसीलिए मैंने आपको ये पिछले कुछ 4-5 चुनाव का एआईएमआईएम का परफॉर्मेंस दिखाया है। उसका जनाधार बढ़ा तो है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आंकड़े अपनी गवाही खुद दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मामूली ही सही कुछ सफलता ओवैसी को मिली है। अब बीएसपी की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने औपचारिक तौर पर आज से चुनावी शंखनाद कर दिया। लखनऊ में बीएसपी की नेता मायावती ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। अरसे बाद मायावती, जैसा मैंने पहले कहा था, एक सार्वजनिक मंच पर दिखाई दी। उनके प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आज आखिरी दिन था। बीएसपी का यह सम्मेलन 23 जुलाई को अयोध्या से शुरू हुआ था, याद करिए। लखनऊ में आज ये खत्म हो गया। समापन समारोह में बोलते हुए मायावती ने ब्राह्मण समाज से कई वादे किए। मायावती ने कहा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज का ख्याल रखा जाएगा, उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और जो भी गलत कार्रवाइयां उनके खिलाफ हुई हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ जिसने भी की है,
उनकी जांच कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। प्रबुद्ध सम्मेलन में बाकी पार्टियों पर भी निशाना साधा मायावती ने। उन्होंने कहा बीजेपी और समाजवादी पार्टी पूंजीवादी हैं। जरा सुनिए। में चाहे यहाँ सपा की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही हो, लेकिन इन सभी सरकारों की रही जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों व प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है, जो अभी भी जारी है। ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में व प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। और यदि वास्तव में ऐसा संभव हो जाता है तो फिर हमारी पार्टी को यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। इधर अखिलेश यादव भी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। इटावा पहुंचे अखिलेश ने एक बार फिर योगी सरकार पर करारा हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी सरकार का समय अब खत्म हो गया है, जनता आने वाले चुनाव में बीजेपी का सफाया करेगी। उन्होंने कहा बीजेपी के हटते ही सब ठीक हो जाएगा। जरा सुनिए। उन्होंने आय दोगुनी करने का वादा किया था। आज किसान की किस फसल की आय दोगुनी हो गई? आज नौजवान के सामने नौकरी रोजगार नहीं है, आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई दोगुनी हो गई, कानून व्यवस्था चौपट है। उत्तर प्रदेश को विकास की गति में जाना था, विकास रुक गया है। इसलिए ये जनता मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। दरअसल यूपी में सभी दलों की नजर अलग अलग जातियों पर है। कुछ आंकड़े आपको जल्दी से दिखाता हूं, उसके बाद राष्ट्र की बात में बहस शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर ब्राह्मणों पर नजर डालें 8% ब्राह्मण है। 8%, एक अच्छा खासा आंकड़ा है ये, और इसीलिए ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश इस बार हर पार्टी कर रही है। ब्राह्मणों ने आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस को वोट दिया है, बीएसपी को भी वोट दिया, बीएसपी की सरकार बन गई थी। समाजवादी पार्टी के लिए भी कुछ एक ब्राह्मण के जो वर्ग हैं छोटे छोटे, वो वोट करते आए हैं। लेकिन इस बार क्या होगा? 8% ब्राह्मण है, इसीलिए हर कोई पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है इस बार ब्राह्मणों को रिझाने के लिए। आंकड़े दिखाता हूं जल्दी से आपको। जातियों पर नजर डाले, दिखाएंगे थोड़ी देर में आपको। ठाकुर भी हैं 5%, मुस्लिम 18%, और इन्हीं 18% मुसलमानों पर असदुद्दीन ओवैसी की नजर है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, और सवाल बड़ा सीधा है, किसके ब्राह्मण किसके मुसलमान? शुरू हो गया घमासान। और दूसरा, यूपी में ओवैसी आखिर कितने ताकतवर हैं? वो कह तो रहे हैं अब 2017 वाली AIMIM नहीं है, पर कितनी ताकतवर? क्या 100 सीटें चुनाव लड़ेंगे, कुछ सीटें जीत पाएंगे? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से राजीव जेटली आ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से आज आचार्य प्रमोद कृष्णम आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जूही सिंह, बीएसपी की तरफ से बोलेंगे सतीश प्रकाश। मेरे साथ तस्लीम रहमानी साहब भी जुड़ रहे हैं, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उनकी राजनीति और उत्तर प्रदेश को, वहां की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, MPCI के अध्यक्ष भी हैं। आप सभी का स्वागत है। आपसे बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं राजीव रंजन, मेरे सहयोगी जो कि अयोध्या में ग्राउंड जीरो पर हैं, उनके पास ले चलूंगा। राजीव, क्या वाकई ये AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की 2022 की 21 की पार्टी 2017 वाली पार्टी नहीं है क्या, जो वो कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कि अब तो मैं लेके चलता हूं, आओ मेरे साथ अपनी गाड़ी में और दिखाता हूं मेरी पार्टी का कितना काडर है, कितना बेस है? राजीव।
बात को सब लोग इस बात को मानते हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश पर शासन कर रहे हैं, तब से मुस्लिम नेता के तौर पर या मुस्लिम चेहरे के तौर पर उतनी ही तेजी से असदुद्दीन ओवैसी भी स्थापित हुए हैं। पूरे देश में मुस्लिम चेहरे के रूप में, मुस्लिम नेता के रूप में अपनी वो एक पहचान बनाने में कामयाब हुए। ये बात अलग है कि बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद उनको उल्टे पैर वहाँ से भागना पड़ा और फुरफुरा शरीफ के साथ हाथ मिलाए थे, फुरफुरा शरीफ भी वहाँ फुस हो गए। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में आज किसी भी पार्टी के पास कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है, खास करके तकरीर के मामले में असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर दे सके। मैं रुदौली की उस जनसभा में था जिसमें असदुद्दीन ओवैसी आए थे। ये बात मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि एक बार असदुद्दीन ओवैसी जब मंच से बोलने लगते हैं तो आप उनकी बातों से सहमत हो या असहमत हो, लेकिन उनको सुनने वाले उस वक्त प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाते हैं। वहां पर जितने लोग थे, मुझे लगता है 95% से ज्यादा अक़लियत के युवा थे, बुजुर्ग भी थे, और वो सारी उनकी बातों पर लगातार तालियां बजा रहे थे। उनके आने से पहले फैजाबाद नाम को लेकर के विवाद हो गया था, और उसके बाद आज के जो तकरीर थी उसमें उन्होंने बार बार अयोध्या कहा। उन्होंने तंज कसते हुए भी कहा कि लोग कह रहे हैं कि अयोध्या नहीं आ रहे ओवैसी, मैं अयोध्या भी आऊँगा, वहाँ भी जाऊँगा, ये सब भारत है और मैं भारत का हूँ, कहीं भी जाऊँगा। और दूसरी बात, बार बार वो अशफाकुल्ला का नाम ले रहे थे, जिनको कि तत्कालीन फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां की दोस्ती की नजीर देते हुए उन्होंने एक वाकया भी वहाँ पर सुनाया कि एक मुसलमान मंदिर पर हमला करने जा रहा था तो अशफाकुल्ला खान ने पिस्तौल तान ली थी कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं गोली मार दूंगा। ये बातें कह करके वो अपनी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन अंत में वो वहीं पर जाते हैं कि अक़लियत 19% और बहुत ही, मैं आपको वो बातें बता रहा हूं। उन्होंने रुदौली की एक 2017 की सीट का बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया। समाजवादी पार्टी ने वहां से एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया था, बीजेपी ने एक यादव कैंडिडेट खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कैंडिडेट इसलिए हार गया क्योंकि यादव कैंडिडेट दूसरी तरफ था और यहाँ के यादव ने यादव को जिताया, इसलिए मुसलमानों को जिताना पड़ेगा। सीधे उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर है। 19% आबादी पर उनकी नज़र है। असदुद्दीन ओवैसी अपनी बात को इस तरीके से रखते हैं। और उसके बाद मैंने वहाँ के युवाओं से बात की तो हर युवा ये कह रहा था कि ओवैसी हारे या जीते, लेकिन ओवैसी बात ठीक करता है। तो निश्चित तौर पर ये उन लोगों की नींद उड़ाने के लिए अब ओवैसी का ये दौरा काफ़ी है, जो अभी तक 19% मुस्लिम वोटों को एक वोट बैंक के तौर पर देखते थे। लेकिन दूसरा पहलू मानक इसका ये भी है कि हाल के विधानसभा चुनाव में अगर हम देखें तो अब लड़ाई सीधी तौर पे हो रही है। अब उसमें थर्ड फोर्थ प्लेयर क्या करेगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अभी तो चुनाव बहुत दिन है। और एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि मायावती जब लखनऊ में दलित और ब्राह्मण का गठजोड़ कर रही थी तो ठीक 50 किलोमीटर दूर रुदौली में ओवैसी दलित और मुसलमान को एक साथ जोड़ रहे थे। कह रहे थे कि देश में जितने अंडर ट्रायल कैदी दलितों के हैं, बराबर अनुपात में मुस्लिम भी हैं। यही दोनों शोषित हैं और यही दोनों पीड़ित हैं, इन दोनों को एक साथ। तो ये सब समीकरण बड़ा इंटरेस्टिंग। थैंक यू राजीव। आपने जो वहां के लोगों से बात की है वो माहौल क्या है हमें हम आगे दिखाएंगे 6 बजे, पौने 6 बजे जो आपका समय है वो भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल थैंक यू राजीव, शुक्रिया। तस्लीम रहमानी साहब, जरा आप शुरू करिए आज रहमानी साहब, क्योंकि 19% मुसलमानों को लेकर इस बार बड़ी चर्चा है उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं जब भी कोई चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भी वो यही करने वाले हैं, मुस्लिम का वोट अपनी तरफ खींचेंगे, समाजवादी पार्टी को, बाकी बीएसपी को, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे और बीजेपी को जितवाएंगे। रहमानी साहब, देखिए मानक, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट ही सबसे बड़ा वोट है, बहुसंख्यक का मेजॉरिटी वोट जिसे कह सकते हैं 18-19%। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीएसपी रही हो या समाजवादी पार्टी रही हो या उससे पहले कांग्रेस रही हो, उन सब ने मुस्लिम वोट को अपने साथ टैग किया है। मुसलमान को लीडरशिप नहीं दी है, हालांकि वो सबसे बड़ा वोट है।
और ये शिकायत मुसलमानों को रही है, इसमें कोई शक नहीं। आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर मुसलमानों की क़यादत में उठती है तो यही पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले उसको कहती हैं कि ये तो कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी है। मेरा ताल्लुक असदुद्दीन अवैसी से नहीं है, उनकी पार्टी से नहीं है। मैं एसडीपीआई का नेशनल सेक्रेटरी हूं और एसडीपीआई भी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन पंचायत में भी लड़ी थी और अब भी लड़ेगी। हमने पंचायत इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल की है और हम फिर करेंगे, लेकिन हमारा कोई फैनफेयर नहीं है, हमारा कोई शोर नहीं है, हमने कोई ग्लैमर बपा नहीं किया, इसलिए कि हम पॉलिटिक्स को इलेक्शन कॉमोडिटी नहीं समझते। हम इलेक्शन कॉमोडिटी बनने के लिए तैयार नहीं हैं। हम एक सीरियस पॉलिटिक्स करना चाहते हैं जहां पर गरीब और मजलूम इन तमाम तबकात को हम इकट्ठा करना चाहते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो मुसलमान हो। लेकिन हम कयादत के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके हम समझते हैं कांग्रेस पार्टी ने अगर मुसलमानों को कयादत दी होती, समाजवादी पार्टी ने अपने मुसलमान लीडरों को जेल से निकालने की सकत नहीं है, बीएसपी के पास कोई मुस्लिम चेहरा तक नहीं बचा, जबकि बहुत बड़े बड़े लोग बीएसपी में गए थे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है उसने अलगाव की सियासत को बढ़ावा दिया है और मुस्लिम नौजवान के दिल में कहीं ना कहीं ये शक पैदा किया कि ये लोग हमें लीड नहीं कर पा रहे, इंसाफ नहीं दे। ओके, ऑल राइट। जूही जी, समाजवादी पार्टी के खेमे में बेचैनी है क्या? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी उसी वोट को टारगेट कर रहे हैं जो अक्सर ज्यादातर मोटे तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, मुस्लिम वर्ग। आपने शायद जूही जी म्यूट कर दिया है, देखिए उसको अनम्यूट करिए। जी, अगर हम पर बहुत बार उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास जताया है और आशा भी है कि आगे भी जताएंगे। एक पॉइंटेड रिमार्क, वो तो ओवैसी जी का अपना स्ट्रैटेजी है, वो लड़े न लड़े। एक पॉइंटेड रिमार्क आया था, हम अपने मुसलमान नेताओं के लिए क्या कर रहे हैं वो मुसलमान नेता बेहतर बता देंगे। मुझे लगता है ओवैसी जी को कांटेक्ट कर लेना चाहिए लोगों से और उनको थोड़ा अपना फैक्चुअल ज्ञान भी बढ़ा लेना चाहिए कि जेल से बाहर निकालने के लिए और कितना संघर्ष हम कर रहे हैं। बाकी हमारी अपनी यात्राएं चल रही हैं। मैं कहूं कि किसान नौजवान पटेल यात्रा नरेशोत्तम पटेल जी के नेतृत्व में, संविधान बचाओ यात्रा जिसमें हम संविधान की बात करते हैं, प्रदीप यादव जी जो हमारे एडवोकेट विंग को हेड करते हैं, जनादेश यात्रा इंद्रजीत सरोज जी के नेतृत्व में, एक जन संवाद यात्रा महिलाओं से जुड़ने की कोशिश है, इसमें महिलाओं की बात आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर असदुद्दीन ओवैसी उसी वोट को टारगेट कर रहे हैं जो आपका वोट बैंक रहा है? कोई परेशानी नहीं है। मानक जी, ओवैसी जी को उत्तर प्रदेश को समझना चाहिए, कोई किसी का वोट बैंक नहीं है। उत्तर प्रदेश स्पष्ट जनादेश देता है, स्पष्ट जनादेश देगा। उत्तर प्रदेश जानता है कि कौन किसके साथ खड़ा है, किसने किसके लिए काम किया है। यदि आप किसी को भी वोट बैंक समझकर ट्रीट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उससे आप किसी को भी कोई फायदा तो असदुद्दीन ओवैसी के इस मिशन यूपी से आप मतलब बिल्कुल भी खौफ में नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, नो टेंशन? नो टेंशन फ्रॉम एनीवन मानक जी, क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी को 2012 के पहले कहा जाता था कि हम ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी हैं। हमने लखनऊ की सारी सीटें जीती, कानपुर, इलाहाबाद, तो बाद में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। इस न तो ये हमारा मुद्दा है, ना हम इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं और भारतीय जनता पार्टी की दुर्व्यवस्था खड़ी है ना सामने, उस मुद्दे को। ऑलराइट, राजीव जेटली, मुसलमानों की लड़ाई तो अलग, क्योंकि आपको तो मुस्लिम वोट देता नहीं है, लेकिन ब्राह्मण तो देता है। आज मायावती ने त्रिशूल उठा लिया। राजीव जेटली, आप तैयार हो जाइए ब्राह्मणों के लिए लड़ाई करने के लिए। मानक जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो मैदान में सीधा चल सके। सबको कांटों से बच बच के चलना पड़ता है। कांटों से, मेरा पैर कहीं इस कांटे पे ना पड़ जाए, मेरा उस कांटे पे ना पड़ जाए। 20% की राजनीति करने वाले, उन्हें बहुत सोच सोच के बोलना पड़ता है, कहीं मैं हिंदू ना बोल जाऊं अपने आप को। अगर मैं पूरी तरह से हिंदू बोल गया अपने आप को तो मेरे मुस्लिम वोटों का क्या होगा। और आज ओवैसी साहब ने जो बात कही है, इस बात से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अब तक हम इनको भाई, भतीजा, पिता, माता बनाकर वोट देते रहेंगे, अब हमारा अपना वक्त आ गया है। तो आप सोचिए, क्लियर संदेश है कि जो एजेंडा किसी वक्त में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था, वो हिडन एजेंडा अब उजागर हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है। अब ओवैसी जी उस एजेंडे पे आगे चल पड़े हैं। अरे नहीं, आप, मैं कह रहा हूं खुल के चलिए मैदान में। आप खुल के नहीं चल पाएंगे, पैर में कांटा लग जाए। कांटा मतलब 80 कांटे, 20 कांटे नहीं, 20 तो फूल है, 80 कांटे आपके पैर में न चुभ जाए, ये गलती। सुनिए जूही जी, हम सड़क पे चलने के आदी हैं जेटली जी।
नहीं, आप सड़क पे चल तो सकते हैं, कैंपेन करिए ना ओवैसी के लिए। लेकिन 20% फूलों के ऊपर चल सकते हैं, 80% कांटों पे नहीं चल सकते आप। ये आपके लिए चुनौती है बहुत बड़ी। कांटों पर ही चल रहे हैं सर, कांटों अरे पर कैसी बात, चल रहे राजीव हैं। एक सेकंड, राजीव जेटली, राजीव एक सेकंड, राजीव आपकी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए 80% हिंदू वो कांटे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने आपसे कहा ये 80% कांटे मानते हैं, इसलिए उसके ऊपर चल नहीं सकते हैं। ये 20% को फूल मानते हैं, इसलिए आराम से चल सकते हैं। और ये बात सच है, आप देखिएगा। अरे ये तो मानक जी आज राजीव एक सेकंड, राजीव मेरा सवाल वही था। देखिए मैंने कहा मुस्लिम देखो आपको वोट देता नहीं है, इसलिए आपको मुसलमानों की टेंशन है नहीं। आप अपने ब्राह्मण वोट की चिंता क्यों नहीं कर रहे? मायावती देखिए, अखिलेश जी देखिए, सब प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, ब्राह्मणों को हर कोई टारगेट कर रहा है। अरे मायावती जी अगर इतना ब्राह्मणों से प्यार करती हैं तो एक बार मंच पे खड़ा होकर बोल दें। आपने मानक जी कभी सुना है किसी किताब में वहां एक अमीर ब्राह्मण रहता था? किसी किताब में, किसी कैदे में, किसी स्टोरी में सुना है कभी? वहां से शुरुआत होती थी, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। अरे मायावती जी की तो सरकार चलेगी, ये तो कहती थी हम तिलक मिटा देंगे। जो तिलक मिटाने का काम करते हो वो आज ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। अरे अब तो त्रिशूल उठा लिया, लेकिन उन्होंने त्रिशूल लेके चली है आज मंच पे। अरे अब तो माहौल बदल चुका है। अब तो बराबर ही रहता था। अब तो पहले तो एक गांव में कहते थे, अब तो पूरे स्टेट में कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में गरीब ब्राह्मण रहते हैं। मेरी बात सुनिए, प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का जाना, हरिद्वार में जाना, राहुल गांधी जी का जनेऊ पहनना, मायावती जी के सभा के अंदर हर हर महादेव के नारे लगने, ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप देखिए सब लोग हर हर महादेव, जनेऊ, मैं तुमसे बड़ा ब्राह्मण, मैं तुमसे बड़ा पंडित, मैं तुमसे बड़ा हिंदू। ये कल्चर आप देखिए, अभी उठा लीजिए कोई भी डिबेट अपनी पहले की, आप 2014 से पहले की डिबेट उठा लीजिए। मानक उत्तर प्रदेश में अब नारा होगा अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। अब उत्तर प्रदेश का नारा होगा अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। और बीजेपी को चैलेंज करता हूं, लगा नहीं सकती नारा। अरे नहीं, मैं लगा रहा हूं अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, जय सिया राम। ये गलती टिकैत साहब ने भी कर दिया। लगाओ नारा, अरे तस्लीम साहब लगाइए, जवाब तो नहीं, माफ कीजिए, आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। अरे तस्लीम साहब लगा सकते हैं ये नारा। टिकैत साहब ने कोई गलती कर दी जो आपने करी है? टिकैत साहब ने नहीं लगा सकेंगे। अल्लाह बता दीजिए। मुजफ्फरनगर से एक आम मुसलमान ने उन्हें कहा कि हर हर महादेव तो हम नहीं बोलेंगे, अल्लाह अकबर आप बोल सकते हैं। ये मुसलमान को संदेश भेजा। बताए आप बोलिए, मैं अपील करता हूँ इस देश के मुसलमानों से कि सब मुसलमान मिलकर जय श्री राम बोले, बोल के दिखाइए। यही अपील आप ओवैसी साहब से करवा दीजिए, यही अपील आप कांग्रेस से, बोलिए ना, समाजवादी पार्टी से करवा के दिखाइए। मैं बोल रहा हूँ जय सिया राम, मुसलमान भी बोलेंगे। 10 लाख ने बोला, 10 लाख मुसलमानों ने बोला है मुजफ्फरनगर में। और अगर 18 कमिश्नरी में इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए, 100 से ज्यादा सीटें मिलने की है। याद रखिए, हम बोलेंगे बहुत अच्छी बात, सिया राम, हम बोलेंगे। तो ओवैसी साहब ये क्यों कह रहे हैं कि हमने अपना भाई भतीजा माता पिता बना के इनको वोट दिया? अरे तस्लीम साहब ये क्यों कह रहे हैं हमने भाई भतीजा माता, अब हमारा वक्त आ गया? हमारा वक्त से क्या मतलब होता है बताइए? हमारा वक्त क्या होता है? मतलब जिन को वोट दिया आपने मजबूरी में वोट दिया, आपके सिर पर बोझ था क्या? उनको आप चुनना नहीं चाहते थे, वो मजबूरी थी क्या? अब आप जिस तरीके के बयान है ना अपने आप में दर्शाते हैं। राजीव जेटली बहुत स्मार्ट स्पोक्स पर्सन है, बड़े चतुर प्रवक्ता हैं। मैं उनसे बार बार ब्राह्मणों पर सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन वो बार बार देखिए उसको हिंदू मुसलमान पर ले जाते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, फिर आ रहा हूं सतीश प्रकाश। मुझे पता है सतीश प्रकाश, क्योंकि शुरू में मैंने मायावती का डिटेल में बहुत बड़ा बयान भी सुनवाया, मुझे पता है आपका दिन भी है आज। आचार्य जी, लेकिन पहले आप, क्योंकि आचार्य जी जिस बेबाकी से अपनी राय रखते हैं सबके बारे में, वो काबिले तारीफ है। आचार्य जी, एक तो ये बताइए, ब्राह्मण चले गए मायावती बहन जी की तरफ, मुस्लिम चले गए ओवैसी की तरफ, यादव चले गए समाजवादी की तरफ, कांग्रेस को क्या मिलेगा? देखिए मानक, ये जो सत्ता है, ये जो सत्ता का लालच है, ये जो कुर्सी है, ये सरकार बनाने का जो
की लालसा है, ये सब कुछ करा देती है नेताओं से, राजनीतिक पार्टियों से। भारत के संविधान में तो लिखा था कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन पूरी की पूरी व्यवस्था जाति धर्म के आधार पर ही चल रही है। जातियों के नाम पर आरक्षण हैं, जातियों और धर्म के नाम पे देख देख के टिकटें दी जाती हैं, जाति और धर्म के नाम पर वोट होगा, जाति और धर्म के नाम पे इलेक्शन होगा। मैं तो आपको 6-7 महीना पहले का मेरा आपका जब एक संवाद है, इंटरव्यू है, उसमें मैंने साफ कहा था कि ये ऑक्सीजन और ये बेरोजगारी, महंगाई, ये सब हवा में उड़ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, हमारे जेटली साहब बैठे हैं, वो इसको इसी मोड़ पे ले आएंगे। अब वो सवाल इसका है कि दुष्यंत कुमार ने एक शेर लिखा है, मानक, गजब है सच को सच कहते नहीं वो, गजब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरान और उपनिषद ओढ़े हुए हैं। आज रहमानी साहब की बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने बीजेपी को जवाब दिया है कि हम जय सिया राम भी बोलेंगे, हर हर महादेव भी बोलेंगे। ये बात बहुत अच्छी है और इस देश की राजनीति के लिए अच्छी है। अब सवाल उठता है कि मायावती जी ने ब्राह्मणों की बात की है, समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों की बात कर रही है, कांग्रेस भी ब्राह्मणों की बात कर ही रही थी और भाजपा भी ब्राह्मणों की बात कर रही है, लेकिन थोड़ा टाइमिंग का सवाल है। जब ब्राह्मणों के निर्दोष बच्चों का फेक एनकाउंटर हो रहा था तब सारी पार्टियां चुप थीं। जब मैंने आवाज़ उठाई, आपके चैनल पे भी मेरी बात हुई, तो लोगों ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जातिवादी हो गए हैं, ब्राह्मणवादी हो गए हैं। भाई, मैं ब्राह्मणवादी नहीं हूँ, लेकिन किसी जाति पर अगर जुल्म होता है, किसी सेक्टर पे, किसी वर्ग पे अगर जुल्म होता है, उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ तो उठानी चाहिए। ये वही ब्राह्मण है जिन्होंने योगी योगी मोदी मोदी का नारा सबसे पहले लगाया। ये वही ब्राह्मण है जो हिंदुत्व का आधार है। आप वो जो भारतीय जनता पार्टी का अगर हिंदुत्व मासूम, दो बार देश में मासूम, आप कह रहे हैं ब्राह्मणों के मासूम बच्चों का एनकाउंटर हुआ, क्या आप विकास दुबे की बात तो नहीं कर रहे? आधार कौन है? आपका इशारा विकास दुबे की तरफ है क्या? मैं बहस को डीरेल नहीं करना चाहता हूं। विकास दुबे पे बहुत बहस हो चुकी है। मैं विकास दुबे को साधु नहीं मानता। मैं विकास दुबे को अपराधी को, किसी को ब्राह्मण नहीं मानता, लेकिन विकास दुबे के नाम पर जो उसके रिश्तेदारों का, उसके मिलने वालों का, उसके सपोर्टर्स का, उसके दूर दराज के बच्चों का, 16-16 साल के बच्चों को उठा करके खुशी दुबे को अभी भी जेल के अंदर रखा गया, ये अत्याचार है। इसलिए मैंने ये आवाज उठाई थी। मैं कोई जातिवादी व्यक्ति नहीं हूं। मैं सबका सम्मान करना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी ने भी सबका सम्मान किया है। लेकिन मानक, आज सब के सब कह रहे हैं, तब सब कहते थे साहब ये जातिवादी हो गया। तो प्रश्न ये पैदा होता है, अभी तो ओवैसी साहब भी ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे, चिंता मत करो। अब सवाल है कि ब्राह्मण किसे सपोर्ट करेगा, दलित किसे सपोर्ट करेगा, मुसलमान किसे सपोर्ट करेगा, इट विल बी डिसाइड। ये तो उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। अभी सतीश प्रकाश देखा आपने, का सबसे अच्छा पहलू मानक ये है, आचार्य जी ने इशारों में कह दिया है कि आज जो तस्लीम रहमानी साहब जैसी आराम बोल रहे हैं वो सिर्फ ब्राह्मणों के वोटों के लिए, और वही अभी ओवैसी साहब भी करने वाले हैं। तो ऐसे में ब्राह्मण आपको क्यों वोट देगा भाई? इतने सारे लोग वोट मांग रहे हैं ब्राह्मणों का। नहीं देखिए मानक जी, ब्राह्मण को एक वोट मान करके, मानक, मैंने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण मायावती जी की पार्टी को वोट नहीं देगा। सतीश प्रकाश जी, एक सेकंड मुझे, सतीश जी मुझे 5 सेकंड दे दो, सिर्फ 5 सेकंड। मैंने मानक ये बिल्कुल नहीं कहा कि ब्राह्मण मायावती जी को वोट नहीं दे सकता, ब्राह्मण सपा को वोट नहीं दे सकता, ब्राह्मण भाजपा से नहीं छिटक सकता, ब्राह्मण कांग्रेस को, मैंने ये कुछ नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पे अपनी राय व्यक्त की है। ठीक है, ओके, हाँ बोलिए सतीश प्रकाश। नहीं देखिए, आचार्य जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, भारतीय समाज की जाति एक सच्चाई है और तमाम भारतीय समाज जो अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष को अगर शासन प्रशासन की तरफ से अगर दबाया जाता है, उसके ऊपर अत्याचार होते हैं, उसके जो राजनीतिक अधिकार है उनको हरा जाता है, उसके जो संवैधानिक अधिकार है अगर उनके ऊपर आक्रमण होता है, तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते 4 बार सत्ता बहुजन समाज पार्टी ने चलाई है, तमाम वर्गों का सम्मान रखा है। आज हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सरकार का ध्यान इस ओर दर्ज कराएं, और हम ये डंके के साथ कहते हैं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि पूर्वांचल में योगी जी की जब से सरकार आई है, उन्होंने राजनीतिक लाभ कमाने के लिए, एक जाति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के साथ जो व्यवहार किया है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और मैं राजीव जेटली जी की एक बात, और उन्होंने कहीं ना कहीं हंसी हंसी में एक बात कह दी कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बदल चुका है, ये सच्चाई है।
लेकिन यही उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण था जिसने 2017 में आपको वोट दिया। आपको अगर ब्राह्मण समाज ने वोट दिया है तो आपको उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए था। आज दिनेश शर्मा जी, आपने एक ब्राह्मण समाज से आपने उप मुख्यमंत्री भी बनाए। अगर पूर्वांचल में ब्राह्मण समाज पीड़ित था, उसके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं अपराध निपटाने के नाम पर उनके बच्चों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा था, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे। बहुजन समाज पार्टी से पहले दिनेश शर्मा जी को यह बात रखनी चाहिए थी। और हमारा मानना यह है, देखिए हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम मुस्लिम को भी एक मानवतावादी होने के नाते हमारा मानना यह है, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम जातिवादी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि जाति एक सच्चाई है, धर्म भी एक सच्चाई है, और मुस्लिम को सिर्फ वोट मांगने की बात नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम की भी भावना है, मुस्लिम को भी रोजगार चाहिए। तो मुस्लिम तो ओवैसी को वोट देगा ना? ओवैसी साहब कह रहे हैं 100 सीटों पे लड़ूंगा, इस बार मुसलमान जीतेगा। देखिए मानक जी, भारतीय संविधान ये कहता है भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म का हो, अगर वो वोट डालने का अधिकार है तो राजनीतिक दल बना करके वो वोट पा भी सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर ओबीसी जी को ये लगता है कि उनकी ये बात कहने से मुस्लिमों के जीवन में एक बेहतर परिवर्तन आना चाहिए या बेहतर परिवर्तन आता है, देखिए बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आई है, हमने पहली सरकार में आकर के मुस्लिम समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने अल्पसंख्यक मंत्रालय खोला, हमने उर्दू शिक्षक संस्थान खोला और तमाम चीजों को, देखिए हम मुस्लिम्स की ऐसी बातें नहीं करेंगे। और अब तस्लीम साहब ने ये बात कही कि बीएसपी के पास कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। तस्लीम साहब, हम उत्तर प्रदेश की राजनीति का धार्मिक पोलराइजेशन नहीं होने देंगे। हमारा कोई भी लीडर बीजेपी के जाल में नहीं फंसेगा। वो अरे तो रहमानी साहब पोलराइजेशन थोड़े कर रहे हैं या कर रहे हैं? नहीं करेगा। बहुजन समाज पार्टी के तमाम जिले से लेकर के नेशनल आधार तक तमाम लीडर्स हैं। नंबर 2 है सतीश चंद्र मिश्रा, आपने उनके जरिए आप रहमन करा रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए किसी भी बड़े मुस्लिम नेता का नाम जो आपके पार्टी में हो। आप आरिफ मोहम्मद खान को संभाल के रख नहीं सके, आप दूसरे लीडर्स को संभाल के रख नहीं सके। आप बताइए मुझे कौन सा है मुस्लिम चेहरा आपके पार्टी में, नाम बता दीजिए आप। मैं अभी कह रहा हूँ यहीं पे बैठ के 1 लाख बताइए जो देश का बड़ा नाम हो। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बाहर चले गए, मुनकाद जिसे कोई नहीं जानता था आप उसे लेके गए, आज वो कहीं दिखाई नहीं देता है। और एससी मिश्रा तब से वहां पर रहमन चेहरे की हैसियत से आपके पास मौजूद है। और आज भी तस्लीम साहब, और आप किसी मुस्लिम चेहरे को पार्टी में आने भी नहीं दे रहे, प्रमोट भी नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि 8% रहमन वोट आपके लिए काफी है? नहीं देखिए सुनिए, आपको 19% वोट चाहिए नहीं, आपको भी नहीं चाहिए। ये मसला हो गया आपके साथ, क्योंकि आप अपना 22% वोट और 8% वोट को इकट्ठा करके 30% पे देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति का, देश की राजनीति का ये कड़वा सच है। मुस्लिम के नाम पर मुस्लिम को एक राजनीतिक टूल के रूप में यूज किया जा रहा है। और बहुजन समाज पार्टी में नेता तो सिर्फ बहन जी है, बाकी लोग कार्यकर्ता है। और हम ये दावे के साथ कहते हैं 4 बार हमने सत्ता चलाई है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, यही उत्तर प्रदेश जहाँ धार्मिक उन्माद, जहाँ जातीय उन्माद चरम के ऊपर है, हमने कोई भी धार्मिक झगड़ा, कोई भी जातीय झगड़ा नहीं होने दिया। ओके, ऑल राइट, ओके सतीश, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ओके, रहमानी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। रहमानी साहब, अगर ब्राह्मणों के वोट की तरफ कोई जाएगा, रहमानी साहब कह रहे हैं फिर मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। राजीव जेटली कमेंट करिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। मानक जी, इससे खूबसूरत दिन नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश और इस देश की और दुनिया की जनता आपके जो चैनल को देख रही होगी, उसने एक बात का अंदाजा तो लगा लिया, उसने इस बात का अंदाजा तो लगा लिया कि ये राजनीतिक पार्टियां किस एजेंडे पे काम करती हैं। मुझे छोड़ के इस पैनल पे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने धर्म का नाम ना लिया हो, जातियों का नाम ना लिया हो। देखिए सब लोग वो उनको धमका रहे हैं। तस्लीम रहमानी साहब, तुमने ब्राह्मण बोला तो 18% जाएंगे, और वहां देखिए वो बोलते हैं कि नहीं हम 8% की बात करें। आप बड़े खुश लग रहे हैं आज राजीव जेटली। राजीव, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। राजीव, आप बड़े खुश लग रहे हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी उतर गए यूपी में। मानक जी, वो जितना मुस्लिम करेंगे आपको फायदा होगा, आपके लिए बढ़िया है। मानक जी सारे पांडे जी, दुबे जी, शर्मा जी, सारे पांडे जी, दुबे जी, शर्मा जी सब खुश हो रहे होंगे। अरे कम से कम मेरी चर्चा तो शुरू करी इन लोगों ने। इन्होंने तो मुझे दरकिनार किया हुआ था, मेरी तो बात भी नहीं होती थी।
नहीं, ये तो चौधरी फजलुल्लाह, ये तो चौधरी फजलुल्लाह पर हिंदू महासभा के दौर की राजनीति वापस जाना चाहते हैं। माननीय चौधरी फजलुल्लाह हिंदू महासभा के दौर की राजनीति लौटाना चाहते हैं भारत में। सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इससे खूबसूरत, इससे बड़ा के लिए क्या हो सकता है? लेकिन हमारा कर्तव्य पूरे देश के अंदर जो आप प्रदेश के अंदर सभी जातियों और धर्मों को साथ लेके चलने का है। ओके, एक सेकंड जूही जी बोलिए, उसके बाद आचार्य जी। जूही जी अभी रहमानी साहब ने इशारा किया, वो कह रहे हैं कि अगर आपको ब्राह्मण का वोट चाहिए, आपको लगता है मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। फंसा रहे हैं वो ब्राह्मण और मुस्लिम में। मानक जी, मुझे दुख है कि जेटली साहब कह रहे हैं कि ये खूबसूरत दिन है। आज के दिन में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है फिरोजाबाद में। एक मियादी बुखार फैला हुआ है, गोरखपुर में बच्चे मर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो चुकी हैं और आप हंस रहे हैं। सर, कम से कम बच्चों की मौत पर तो मत पहले भी आप हंस चुके थे जब गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में। सर, मैंने नहीं किया, आपको कुछ गलत सुनाई दिया, आप थोड़ा चेकअप करा लीजिए। गोरखपुर में बच्चों की मौत बिना ऑक्सीजन के मुख्यमंत्री के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुई, आपने मंत्री तक को नहीं हटाया। फिरोजाबाद में बच्चे मर रहे हैं, मियादी बुखार फैल रहा है, मुख्यमंत्री कुछ नहीं करते, आप केवल प्रचार कर रहे हैं। सर, थोड़ा बच्चों की मौत पर देख लीजिए। कोई यहाँ पर जातियों की बात नहीं कर रहा है, मैं तो नहीं कर रही हूँ। कम से कम जो मैंने आपको 5 सम्मेलन गिनाए उनमें कौन से जातिवादी थे, जरा थोड़ा शर्म करिए। अरे प्रबुद्ध, जूही जी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आपने किया ना, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन क्या होता है? जातिवादी होता है क्या? मानक जी, प्रबुद्ध का मतलब पता है? आपकी नींव जो रखी है राजनीतिक पार्टी की, वही इसी आधार पर रखी है एमएनएम पे। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे, ना बिल्कुल बेशर्मी की बात है। ओके आचार्य जी, रहमानी साहब ने बड़ा अच्छा इशारा किया। आचार्य जी, रहमानी साहब विपक्षी दलों को फंसा रहे हैं, कह रहे हैं या तो ब्राह्मण का वोट ले लो या मुस्लिम का वोट ले लो। देखिए मानक जी, बहस बड़ी इंटरेस्टिंग मोड पे है। मैं 2 बातें कहूँगा। एक तो रहमानी साहब बार बार कहे जा रहे हैं 8% ब्राह्मण 8% नहीं है। ब्राह्मण और ब्राह्मणों की उपजातियां मिलाकर, जिसमें त्यागी है, भूमियार है और पंजाबी ब्राह्मण है, जेटली जी भी हैं, बख्शी जी भी हैं, सारे लोग मिलाकर कम से कम 16-17% ब्राह्मण का वोट है। तो मुझे तो प्रसन्नता हो रही है कि ब्राह्मणों के आगे पीछे सारे राजनीतिक दल अब घूम रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ओवैसी साहब का मैं कभी समर्थन नहीं करता, ना उनके बयानों को, क्योंकि वो हिंदू धर्म गुरुओं के, हिंदू देवी देवताओं के विषय में उनके भाई ने बड़ी गलत टिप्पणियां की हैं उन्होंने। लेकिन आज ओवैसी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उन्होंने तालिबान का विरोध किया और हिंदुस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, उत्तर प्रदेश की कुछ राजनीतिक दल तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, वो इसलिए कि मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। जबकि सच बात यह है मानक कि हिंदुस्तान का मुसलमान तालिबान का समर्थन नहीं करता, लेकिन उत्तर प्रदेश की कुछ राजनीतिक पार्टियां तालिबान का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। कहीं तो सच बोलो। अगर ओवैसी साहब जैसा कट्टर फैनेटिक नेता अगर तालिबान का विरोध कर रहा है, मुझे आज ओवैसी साहब की बात अच्छी लगी और मैं आज आप कहना चाहता हूं मानक, अगर ओवैसी साहब चुनाव लड़ते हैं और उनकी पार्टी लड़ती है तो इस उत्तर प्रदेश में कम से कम 40 सीट ऐसी हैं जहां 25 से 35% मुस्लिम वोट है। और अगर एक बार मुस्लिम वोट उधर को रुक कर गया तो सबके सुपड़े साफ हो जाएंगे। ये जितने भी नेता बन रहे हैं ना, उसमें सेकुलर नेता भी हैं। रहमानी साहब, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं क्योंकि आपने आज जैसी आराम भी बोला, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने का पूरा हक है। एक बार दोबारा हो जाए, बार उनके उंगली उठा रहे हैं लोग, उंगली उठा रहे हैं कि साहब ये बीजेपी की कठपुतली है। तो बीजेपी की कठपुतली तो सारी पार्टियां हैं। कोई सीबीआई से डर रहा, कोई ईडी से डर रहा, कोई इनकम टैक्स से डर रहा है। तो सवाल इस बात का है, सबको अपने अपने गिरेवा में झांकना चाहिए। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। हिंदू मुसलमान करना बीजेपी का अधिकार है, लेकिन इस देश को बचाना हम सबका अधिकार है। रहमानी साहब का दायित्व। मानक जी, मैं जरा मैं ये अर्ज कर रहा था कि कांग्रेस का एरा खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में 2012 तक हमेशा
अनिस्थिर सरकार बनी है, कभी भी कोई स्ट्रांग सरकार नहीं बनी। इसको याद रखिएगा। और 2012 रिपीट होगा 2022 में, एग्जैक्टली 10 साल के बाद। ये आज आप मेरी बात नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। और इसलिए होगा कि वो जिसको लड़ाया था और लड़ा के सत्ता हासिल की थी 2013 में, जो भाइयों को लड़ाया था 1970 में, डॉक्टर फरीदी और चरण सिंह ने मिलके हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को वोट की शक्ल में इकट्ठा करके दिया था पूरे उत्तर प्रदेश को, जिसे 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। और मुजफ्फरनगर में, जिस मुजफ्फरनगर में तोड़ा, उसी मुजफ्फरनगर में नारा लगा अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, और मैं जोड़ रहा हूं जय सिया राम। और जुर्रत नहीं है एक बीजेपी के लीडर की कि 3 नारे लगा के दिखा दे एक साथ। और पूरा उत्तर प्रदेश लगाएगा ये नारा। ओके, हम, और ये जय श्री राम 10 सेकंड राजीव जेटली, 10 सेकंड बस, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। चलेगा मुझे लगता है राजीव 10 सेकंड, बोलिए राजीव जेटली 10 सेकंड। पूरा भारत सुनेगा। आप तो 20 बार बुलवाइए, हम हर हर महादेव बोलने के लिए तैयार हैं। हम जय श्री राम बोलने के लिए तैयार हैं। और अल्लाह अकबर तो इस देश में लगता ही आया है आपके चैनल के ऊपर। जय श्री राम भी बोलिए ना, हम दूर नहीं जा सकते। जय श्री राम भी बोलिए, पहली बार अल्लाह अकबर भी बोलिए, साथ बोलिए, कम से कम जुड़ने दीजिए लोगों को। डेमोक्रेसी देखने को मिल रही है और आपका मैं सम्मान करता हूं, बड़ा अच्छा लगा आपने जय श्री राम बोला, बहुत अच्छा लगा। लेकिन यही अगर धारणा ओवैसी साहब और मैं तो कहता हूं जूही जी की पार्टी को सिखाई, जय श्री राम नहीं बोला, जय उन्होंने राजनीतिक परिवर्तन कर लिया उनके नेताओं ने। जय श्री राम नहीं बोलेंगे आप, ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, दिलचस्प इंटरेस्टिंग डिबेट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज राजीव जेटली, आचार्य प्रमोद कृष्णम। जैसा मैंने कहा, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा और गर्म होता जाएगा और मजा आएगा इस तरह की बहस में। बहुत शुक्रिया सतीश प्रकाश, आचार्य प्रमोद कृष्णम, जूही जी, तस्लीम रहमानी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।